हेलो एवरीवन। आज हम सभी मैक्स वेबर के विषय में बात करने जा रहे हैं। मैक्स वेबर एक उच्च शिक्षित विद्वान थे। उनका शैक्षिक जीवन निम्न प्रकार से था। प्रारंभिक शिक्षा वेबर ने बर्लिन से प्राप्त की थी। बचपन से ही वे इतिहास, धर्म और दर्शन में रुचि रखते थे और जो उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन थी वो उन्होंने जर्मनी के कई जो प्रमुख यूनिवर्सिटीज थी वहां से उन्होंने उसकी पढ़ाई की थी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन। और इसके अलावा उनका समाजशास्त्र के क्षेत्र में मुख्य जो अध्ययन था, उनका विषय था, उसमें उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र, इतिहास में उनका मेन रुचि थी। मैक्स वेबर ने जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी उनमें सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है उनकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी। समाज, सत्ता, प्राधिकार, नौकरशाही और सामाजिक क्रिया पर भी उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। और इसके अलावा उनका द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक उनकी पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक सामाजिक विश्लेषण, प्रोटेस्टेंट नैतिकता और आधुनिक पूंजीवाद के उदय का संबंध समझाया है। इसके अलावा थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उन्होंने अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी और सोशल एक्शन पर विस्तार से चर्चा की है। संगठन तथा सिद्धांत में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वेबर का मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंसेस में भी बहुत काम रहा है। उन्होंने समाज को समझने की वैज्ञानिक और व्याख्यात्मक पद्धति के विषय में भी विस्तार पूर्वक से चर्चा की। वेबर ने प्रयास किया कि हम जो भी क्रियाएं करते हैं उसके पीछे जो वास्तविकता है, उसका छिपा हुआ जो अर्थ है, उसको जानने पर बल दें। वस्टेन अर्थ पर उन्होंने ज्यादा बल दिया है। वस्टेन जो कि एक अंग्रेजी का शब्द है, उसको उन्होंने अर्थ समझ भी कहा है, यानी कि सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग भी उसको उन्होंने कहा है। इसके अलावा जनरल इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास, औद्योगिकरण और पश्चिमी समाज का विकास पर भी उन्होंने काम किया है। पूंजीवाद के विस्तार को ऐतिहासिक दृष्टि से समझाया है। वेबर कहते हैं कि पहले का समाज हमारा स्वतंत्र था, लेकिन जैसे जैसे समाज में चेंजेस आए, जनसंख्या में वृद्धि होती गई और जब वर्ग समाज में आ गए, जिसमें उन्होंने दो महत्वपूर्ण वर्गों की बात की, जिसमें पूंजीवादी वर्ग और जो श्रमिक वर्ग, जिसको एक को वो पूंजीपति वर्ग भी कहते हैं और दूसरा बूर्जुआ वर्ग भी कहते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे जो पूंजीपति वर्ग था उसने श्रमिकों का शोषण किया, जिसके कारण उसको बहुत ही समाज में अच्छा स्थान नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उन्होंने द रिलीजन ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और भारतीय सामाजिक संरचना का भी विश्लेषण किया है। वेबर ने धर्म और अर्थशास्त्र के संबंध पर भी गहन अध्ययन किया है। रिलीजन ऑफ चाइना की बात अगर की जाए तो इसमें उन्होंने कन्फ्यूशियस और ताओवाद का अध्ययन के विषय में बताया है। अब हम आते हैं, वेबर ने समाजशास्त्र में जो अपना योगदान दिया उसमें मेन वर्क उनका था कि जो उन्होंने सोशल एक्शन दिया, अपनी थ्योरी दी सामाजिक क्रिया, उसके विषय में वेबर क्या मानते थे। वेबर का मानना था कि समाज को समझने की शुरुआत व्यक्ति की क्रियाओं से होती है। व्यक्ति की क्रियाओं से उनका तात्पर्य था कि जैसे हम अपने घरों में दैनिक जीवन में जो क्रियाएं करते हैं वो कैसी क्रियाएं हैं, उनका क्या अर्थ है। दैनिक जीवन में हम सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं और उसके बाद नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, उसके बाद से पूरे दैनिक जीवन की जो भी गतिविधियां हैं उनके विषय में वेबर बताते हैं। और वेबर कहते हैं कि किसी क्रिया को सोशल एक्शन तब कहा जाता है जब वह दूसरों के व्यवहार को ध्यान में रखकर की जाए और उसी आधार पर निर्देशित हो। वेबर कहते हैं कि उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया कि जैसे मान लीजिए, वेबर कहते हैं कि दो साइकिल सवार अगर सड़क पर जा रहे हैं और आपस में उनमें टक्कर हो जाती है और टक्कर होने के बाद अगर वो दोनों
उठ के अपने कपड़े झाड़ के अपने अपने गंतव्य पर चल देते हैं। तो वेबर ने कहा कि ये सामाजिक क्रिया नहीं है। वेबर कहते हैं सामाजिक क्रिया तब होगी जब एक व्यक्ति दूसरे पर या तो हाथ उठाए या गाली गलौज करे, कुछ एक्शन करे, उसको ये सामाजिक क्रिया कहेंगे। तब भी उन्होंने कहा कि अगर दोनों तरफ से दो तरफा बातें होती हैं, किसी में कम्युनिकेशन होता है, तो वो सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया के लिए हमें इंटरेक्शन जरूरी है करना। दूसरा जब प्रतिकार करेगा तभी वो हमारी सामाजिक क्रिया कहलाएगी। इसी के अनुसार वेबर कहते हैं कि अगर हम रोड पे जा रहे हैं और अचानक से बारिश हो जाती है, तो बारिश के समय छाता खोलना एक स्वाभाविक क्रिया है कि हाँ बारिश हुई और छाता खोला, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम और समझना चाहते हैं विस्तार से, तो जैसे अगर हम क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम बीए के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम अपनी तरफ से हमें जो भी विषय टॉपिक मिला उस पर हम बच्चों से चर्चा कर रहे हैं, तो ये सामाजिक क्रिया तब सार्थक कहलाएगी जब हम प्रश्न पूछे और बच्चा उधर से उसका उत्तर दे। तो ये दो तरफा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो वेबर ने इसको सामाजिक क्रिया कहा है। अतः सामाजिक क्रिया दूसरों की उपस्थिति को ही अर्थपूर्ण क्रिया मानते हैं वेबर, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कई प्रकार बताए हैं और उसको समझाने का भी प्रयास किया है। पहला जो उनका वेबर ने क्रिया अपनी दी है उसमें बताया डायरेक्शनल एक्शन, औचित्य परक साधन उद्देश्य क्रिया, यानी कि मीन्स एंड रैशनल एक्शन, ऐसी क्रिया जिसमें व्यक्ति स्पष्ट रूप से उद्देश्य और गोल उपयुक्त साधन चुनता है। मान लीजिए कोई सिविल की तैयारी कर रहा है, पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो उसने एक गोल सेट किया है, उसका एक लक्ष्य है। लक्ष्य में उसको क्या करना है कि उसे जो भी पढ़ाई करनी है उस गोल को अचीव करने के लिए उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से वो करेगा। उस परीक्षा का जो सिलेबस है उसको रखेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना टाइम देना है, कैसे हमें अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो उसमें वो अपने तर्क का भी इस्तेमाल करेगा। बिना तर्क के, बिना गोल के, बिना लक्ष्य के हम वो क्रिया हासिल नहीं कर सकते हैं, ये वेबर मानते हैं। पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि तर्कसंगत यानी कि रैशनल, गणनात्मक और लक्ष्य केंद्रित होनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए आईएएस बन गया है तो उसका मोटिव था कि हमें यहाँ तक आने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं, स्टेप्स हैं, उनको पार करना होगा और एक सिस्टमेटिक ढंग से हम वहां पर पहुंचेंगे। व्यक्ति का जो स्टेटस है उसका जब एक गोल तय होता है, सेट होता है, उसके बाद ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सही बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना, अगर आपको लगता है कि हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें एक स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। आज जैसे हम बात करते हैं कि आज हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों ना अपने बिजनेस में भी उसका प्रयोग करें कि हम उसमें आगे बढ़ सके। एक तर्क संगत तरीके से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वेबर कहता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसको उन्होंने डायरेक्शनल एक्शन कहा है। फिर अगर हम वेबर की सेकंड क्रिया की बात करें, वर्ड रैशनल एक्शन की बात करते हैं, यानी मूल्य परक तर्क संगत क्रिया, यानी कि वैल्यू रैशनल एक्शन, यानी कि जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसका कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं, टीचर आपका कोई पढ़ा रहा है, आप बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर से जो भी विषय में प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके विषय में बात करिए, पूछिए, चर्चा परिचर्चा करिए, तब आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व होंगी। आप अगर मोबाइल देख रहे हैं क्लास में बैठ के या अपनी बॉटल निकाल के पानी पीते जा रहे हैं, तो वो आपकी रैशनल एक्शन नहीं कहलाएगी, तर्क संगत क्रिया नहीं होगी। तर्क संगत क्रिया वही होगी कि आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, उसी के अकॉर्डिंग आप जब क्रिया करते, व्यवहार करते हैं कि अगर कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसको ध्यान से सुनते समझते हैं, फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप अपने सामने वाले जो आपका शिक्षक है उसके साथ उस पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। क्रिया जिसका आधार नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक मूल्य होना चाहिए, बिना इसके कोई भी क्रिया निरर्थक है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। व्यक्ति परिणाम नहीं देखता बल्कि मूल्य नीति को प्राथमिकता देता है, जैसे सत्य बोलना,
इवन अगर नुकसान हो जाए तो उस फेज में हम इसकी बात कर सकते हैं। फिर ये तीसरी क्रिया की वेबर बात करते हैं, ट्रेडिशनल एक्शन, पारंपरिक क्रिया। जैसा कि हमें पता है कि भारत में हम रहते हैं तो यहाँ पे विविधता में एकता के दर्शन होते हैं और हम रैशनल एक्शन करते हैं क्योंकि रैशनल एक्शन कर रहे हैं और परंपरागत जो क्रियाएं हैं हमारी उसको हम अपना रहे हैं। परंपरा, रीति रिवाज, ये सारे हमारी आदतों में शामिल हो जाते हैं। हम कोई अपने आप को कह सकते हैं कि बहुत ही निम्न नहीं मानते, हम परंपराओं के साथ जीने की आदत डाल लेते हैं और कहा जाता है कि अगर हम अपनी परंपराओं को अपना रहे हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि नई चीजों को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हम नई चीजों को भी अडॉप्ट कर रहे हैं जो हमें लगता है हमारे लिए कन्वीनियंट है और समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहयोग देगी, उस ओर हम अग्रसर हो जाते हैं। पारंपरिक क्रिया का वेबर का ये मानना है कि ऐसी क्रिया जो परंपरा, रिवाज, आदत के आधार पर की जाए, इसमें तर्क या विचार नहीं बल्कि हमेशा ऐसा ही होता आया है, ऐसी लोगों की मानसिकता बन चुकी है। लोगों को लगता है कि जो पारंपरिक क्रियाएं हैं उन्हीं से ही हमारा जीवन चलेगा, ठीक है। लेकिन वेबर एक बात और कहते हैं कि जो हमारे लोकाचार, जनरीतियां, प्रथाएं, वही हमारे समाज को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमें इनको भी छोड़ना नहीं। जैसे मान लीजिए परंपरागत क्रिया में अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम महिलाओं की बात करें कि विवाह के बाद से हमें, बचपन से हमने देखा कि हमारी माँ बिंदी, सिंदूर, पायल, बिछवा और चूड़ी पहनती है, तो हम चीजें देख रहे हैं उनको करते हुए, ये लोकाचार की सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है, तो वही हम भी अपना रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनल एक्शन हो जाएंगे। इसमें कोई तर्क नहीं लगाना है कि हम सिंदूर क्यों लगा रहे, बिंदी क्यों लगा, हर बात के पीछे हमें तर्क यहाँ पर नहीं खोजना है, बल्कि जो जैसा है उसको वैसे अडेप्ट करते हुए बढ़ना है। इसमें तर्क या विचार नहीं बल्कि हमेशा ऐसा ही होता आया है, ये मानसिकता हमारे अंदर मतलब रहती है। हम गलत चीजों का प्रतिकार करते हैं लेकिन हम कुछ पारंपरिक चीजों को भी लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए होली, दिवाली, या अभी मान लीजिए ईद आ रहा है, रमजान चल रहे हैं और हमारा होली का त्योहार भी आ रहा है, तो ये परंपरा चली आ रही है कि हाँ, हम होली में गुलाल खेलेंगे, गुजिया बनाएंगे घरों में और एक दूसरे के घर होली मिलन समारोह भी होता है। और ईद आएगा, रमजान चल रहा है, तो जैसे कि हमारे यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं तो हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो उसके हिसाब से सभी अपने अपने धर्म में जो भी उनकी विशेषताएं हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उसके अनुसार वो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी में वे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से वेबर कहते हैं अपनी जो अगली चौथी क्रिया की बात वेबर करते हैं, उसमें उन्होंने कहा अफेक्चुअल एक्शन, यानी भावनात्मक क्रिया क्या होती है। वेबर ने कहा भावनात्मक क्रिया वह है जिसमें गुस्सा भी हो सकता है, प्रेम भी है, खुशी भी है, दुख भी है, उससे प्रेरित होकर जब व्यक्ति काम करता है, उसमें कोई तर्क नहीं लगाता है कि मतलब इसके पीछे कोई ना कोई तर्क अवश्य होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ वो प्रेम बस। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि हम तुम्हारे लिए तारे, चांद तोड़ लाएंगे, इस तरह की बात करते हैं। या भावनात्मक क्रिया के अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे देश प्रेम की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ जो भी सैनिक वर्ग है, अगर मान लीजिए करगिल युद्ध हुआ था तो उसमें कितने सेना के जो जवान थे वो शहीद हो गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी जान बच जाए, हमारा परिवार है, नहीं, उन्होंने भारत के जो 140 करोड़ देशवासी थे उनके प्रति जो उनका प्रेम था उसमें वो दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें कितने सारे हमारे, ऐसा नहीं कि जो हमारे जो दूसरी कंट्री थी उसके ही सैनिक मारे गए या आतंकवादी मारे गए, हमारे यहाँ के भी जो सैनिक थे या ऑफिसर रैंक के लोग थे उसमें वो भी शहीद हुए। भावना में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पहले जैसे मान लीजिए जौहर प्रथा थी, उसमें बहुत सारी जो क्षत्रिय महिलाएं थी वो अग्नि में अग्नि में पति की मृत्यु के बाद से अग्नि में समा जाती थी। तो ये सारी चीजें जब होती है तो उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, ऐसे खुशी कि हम पास हो गए और पास हो गए तो हमने लड्डू खिलाए, लड्डू बांटे, या हम मंदिर चले गए, मंदिर में हमने प्रसाद चढ़ा दिया। तो ऐसी क्रियाओं को वेबर कहता है कि जो हम भावनाओं के वशीभूत होकर काम कर रहे हैं,
वो क्रियाएं हमारी भावनात्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए भावनाओं में ही आकर आप किसी को डांट देते, तेज बोल देते हैं, तो ये सारी चीजें भी भावनात्मक है। वेबर ने इसका उदाहरण भी दिया है कि गुस्से में जोर से बोलना, किसी को थप्पड़ मार देना, उसके बाद से फिर आपका मूड ठीक हुआ तो आपने फिर उसको गले लगा लिया कि अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात को वेबर ने समझाने के लिए कई सारे एग्जाम्पल दिए। इसके बाद से वेबर वेस्टेन की भी बात करता है। वेस्टेन वेबर की केंद्रीय अवधारणा है। इसका अर्थ है व्यक्ति की क्रिया के पीछे भावनाओं, उद्देश्यों और अर्थों को भीतर से समझता, यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ है, उस अर्थ को समझकर ही हम आगे के समाज को और लोगों के विचारों को समझ सकते हैं। यह एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग है। यह समाजशास्त्र को यह समझना चाहिए कि लोग किसी क्रिया को किस प्रकार से कर रहे हैं। इसके अलावा वेबर पावर एंड अथॉरिटी की भी बात करता है, प्राधिकार की बात करता है। पावर से तात्पर्य वेबर का है कि जो शक्ति है, दूसरों की इच्छा के विरुद्ध भी उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता, यह जबरदस्ती या दबाव से भी हो सकती है। इसकी बात वेबर करता है कि किस तरह हमारे यहाँ शक्ति का रूप चेंज हुआ है। पहले का प्राचीन समय की बात करें तो लोग छोटा समूह होता था, संगठन के लोग कम होते थे, तो एक उनका समूह का मुखिया होता था, वो जो कहता था वही सबके लिए मान्य था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, चेंज आया, लोगों के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन हुआ। फिर ये हुआ कि जब जनसंख्या बढ़ी कि एक राज्य, एक सरकार होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी नियम कानून बनाएंगे वो सबके लिए मान्य होंगे और उसका सभी को पालन करना होगा। इसी के बाद अगर हम बात करें किसमें वेबर ने अथॉरिटी के 3 प्रकार बताए, जिसमें पहला परंपरा, वंशानुक्रम, राजशाही पर आधारित। तो वेबर का कहना था कि जैसे प्राचीन समय में राजा का बेटा ही राजा होगा और वंशानुक्रम से निर्धारित था ये सारी चीजें पहले से कि हम चुन के किसी को नहीं भेजेंगे उस स्थान पर, जो डिसाइडेड है पहले से वही होगा। राजशाही पर आधारित हुआ करता था कि जैसे राजा का बेटा राजा होगा। इसके लोग इसे इसलिए मानते थे क्योंकि हमेशा से ऐसा चला आ रहा था। दूसरा बात करते हैं वेबर करिश्माई प्राधिकार की। करिश्माई जो अथॉरिटी थी, सत्ता थी, उसकी बात करते हैं कि कैसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा था जो समाज में इस तरह के चमत्कारों पर बिलीव करता था। लोगों का ऐसा भी संगठन था जो ऐसे करिश्मा पर बिलीव कर रहा है, समाज में कैसे वो चलती थी। उसमें उन्होंने बताया कि नेता की व्यक्तिगत शक्तियां, करिश्मा और प्रेरणात्मक गुणों पर ये सारी चीजें आधारित होती थी और भावनाओं से प्रभावित प्राधिकार थे। मान लीजिए हमारा जो देश है उसने आजादी में, अगर हम इसमें नाम लेना चाहें तो महात्मा गांधी जी का भी ले सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपने देश को आजाद कराने के लिए एक करिश्माई, जो हम व्यक्तित्व की बात अगर कहे तो वो हमारे गांधी जी में, महात्मा गांधी जी में थी। और इसके अलावा हम विवेकानंद जी को भी इसमें रख सकते हैं। और अगर हम इस समय बात करें तो हमारे जो योग के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्वामी रामदेव जी का, उनकी जो क्रियाएं हैं और उनकी जो करिश्माई शक्ति कह सकते हैं जिससे लोग प्रेरित होकर अपने दैनिक जीवन में जो योग करते हैं कि कैसे हम स्वस्थ रहें, कैसे एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण करें, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा समाज भी स्वस्थ होगा और हम सभी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसमें भाग ले सकेंगे। इसके बाद से वेबर विधिक तर्क संगत प्राधिकार की भी बात करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, यानी कि हम प्राचीन समाज से जब आगे बढ़ते गए, जनसंख्या में वृद्धि होती गई, फिर ये हुआ कि हमें कैसे समाज में लोगों को नियंत्रित रखना है, कंट्रोल करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इस क्षेत्र में उन्होंने बताया कि जो विधिक तर्क संगत प्राधिकार थे, यानी कि लीगल रैशनल अथॉरिटी की जो इन्होंने बात की है, उसमें कानून और ऑफिस पर, पद पर आधारित जो अथॉरिटी थी उसकी बात कही, जिसमें उन्होंने सरकार और ब्यूरोक्रेसी को शामिल किया कि सरकार होगी, अपने एक राज्य का मुख्यमंत्री होगा और उसके जो भी ब्यूरोक्रेट्स थे वो कुछ ऐसे नियम कानून बनाएंगे समाज में जिससे
हर समाज की सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, किसी तरह की कोई भी मिस हैपनिंग या अव्यवस्था उत्पन्न ना हो। इसके बाद से वेबर ने आगे अपने सिद्धांत में बताया है कि जिसमें द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की भी बात वेबर करते हैं। ये उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक हम कह सकते हैं, प्रोटेस्टेंट एथिक और पूंजीवाद की भावना या पूंजीवाद का सार इसमें कहा है। इसमें इन्होंने अपने जो मुख्य विचार रखे, उसमें इन्होंने यूरोप में पूंजीवाद के विकास का संबंध, प्रोटेस्टेंट धार्मिक मूल्य विशेषकर कैल्विनिज्म से था, उस पर अपने विचार रखे हैं। और सेकेंड उन्होंने बताया कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता के मेहनत, अनुशासन, सादगी, समय का मूल्य, धन का निवेश जैसी मूल्य प्रणालियां बनाई गई थी। उन मूल्यों में आधुनिक पूंजीवाद की भावना को जन्म दिया। वेबर के अनुसार धर्म की आर्थिक संरचना को प्रभावित कर सकता है। और वेबर का जो पर्सपेक्टिव था वो मार्क्स का जो उपागम था या दृष्टिकोण था उससे अलग था। दृष्टिकोण का मतलब ये होता है कि आप किस चश्मे को लगाकर समाज को या किसी भी सामाजिक गतिविधि को या क्रिया को देखते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि वेबर ने अपनी सामाजिक क्रिया के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि कोई भी क्रिया सामाजिक नहीं है जब तक उसका कोई अर्थपूर्ण रूप ना आए, और दोनों तरफ से अगर इंटरेक्शन होगा, अंत क्रिया होगी, तो वो हमारी सामाजिक क्रिया कहलाएगी। सामाजिक क्रिया के पीछे व्यक्तियों की मूल भावना भी छिपी होती है।